डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसकी पीपीटी हम पहले भी चला चुके हैं और उसको हमने दो भागों में विभाजित कर लिया था। चैप्टर था नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं और राष्ट्रीय आय का मापन। ये राष्ट्रीय आय की जो धारणा है ये हमारे बीए पार्ट फर्स्ट और बीए फाइनल, एमए मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का। और वैसे भी जैसे कि पहले बात किया था, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी राष्ट्रीय आय के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इस तरह से राष्ट्रीय आय की विभिन्न प्रतिव्यक्ति आय, वास्तविक आय, राष्ट्रीय आय की डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू मार्शल, पीगू, फिशर, आधुनिक परिभाषाएं, उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज विशेष तौर से जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसमें राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मापन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और राष्ट्रीय आय के मापन की जो लाभ हैं, किसी इकोनॉमी को क्या क्या लाभ मिलते हैं, इकोनॉमी के बारे में ज्ञान होता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन। राष्ट्रीय आय के मापन से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूं कि राष्ट्रीय आय का मापन की विशेष तौर से हम 4 विधियां पढ़ते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, मूल्य बढ़ाव विधि, वो भी उत्पादन विधि का ही भाग है, एक वैल्यू एडेड मेथड, और राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि भी है। लेकिन क्योंकि आय, व्यय और उत्पादन ये इकोनॉमी में जनरेट कैसे होती है, हम किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करें, चाहे तो राष्ट्रीय आय की आय विधि से, राष्ट्रीय आय की व्यय विधि से, राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि से, किसी से भी गणना करें, यदि राष्ट्रीय आय की गणना में एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, हम सभी जो धारणाएं हैं उनको फॉलो करते हुए सभी एंट्री अच्छी तरह से हम यदि फिलअप करते हैं तो तीनों ही विधियों से राष्ट्रीय आय समान मात्रा में आएगी। लेकिन क्योंकि अभी जैसे हमने पढ़ा इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये किस प्रकार से एक फ्लो बनता है, उसके लिए हम राष्ट्रीय आय का सर्कुलर फ्लो एक बार फिर देखना चाहेंगे। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है। आप इसे जरा थोड़ा गौर से यदि देखें तो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र है, ये फर्म है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ये फॉरेन सेक्टर है, इसमें फाइनेंशियल मार्केट भी दिखाया गया है। यदि हम फर्म की और हाउस होल्ड 2 सेक्टर की बात करें तो जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं, फैक्टर इनपुट्स हाउस होल्ड से फर्म्स में जाते हैं, अर्थात क्या होता है, उत्पत्ति के साधन इधर जाते हैं और पेमेंट प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आय जनरेट हो गई हाउस होल्ड को। जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं, श्रम, पूंजी, जमीन जिससे लगान प्राप्त होता है, या फैक्ट्रियां हैं, तो ये फैक्टर पेमेंट जो है वो हाउस होल्ड को यहाँ पर आय जनरेट हो गई। यहाँ पर गुड्स का उत्पादन फर्म द्वारा किया जाता है, उत्पादन जनरेट हो गया, और ये जो है उत्पादन गुड्स जो हैं वो हाउस होल्ड खरीदता है, सरकार भी खरीदती है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है फॉरेन
को, तो ये उत्पादन के भाग हो गए। और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फार्म से वस्तुएं खरीदते हैं, सरकार फार्म से वस्तुएं खरीदते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं, इनसे जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम मेथड हो गया। अर्थात उत्पादन, साधनों की इनकम और कंजप्शन, इस प्रकार से ये तीनों ही चीजें बराबर होंगी इकोनॉमी, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतना ही फैक्टर को पेमेंट किया जाएगा। आय जनरेट होगी इनकम मेथड द्वारा राष्ट्रीय आय, कितना उत्पादन हुआ प्रोडक्शन मेथड द्वारा राष्ट्रीय आय, और कितना कंजप्शन हुआ जो उत्पत्ति के साधनों में जो आय प्राप्त हुई है वो विभिन्न कंजप्शन एक्सपेंडिचर के द्वारा हम, चाहे वो कंजप्शन आपके फाइनेंशियल गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, या आपका कंजप्शन गुड्स हो, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो इस प्रकार से एक ये फ्लो चलता है, इससे हमें उत्पादन, आय, इनकम और कंजप्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, उस पर हम पहुंचते हैं। राष्ट्रीय आय का मापन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इसमें हम उत्पादन विधि जैसे कि दे रखा है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और एक नया जो कॉन्सेप्ट वैल्यू एडेड मेथड है। वैसे ये प्रोडक्शन मेथड का ही भाग है। आजकल प्रोडक्शन मेथड जो है वो वैल्यू एडेड मेथड से हम यूज करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में या राष्ट्रीय आय के मेजरमेंट में। लेकिन फिर भी हम यदि इन चारों भागों को अलग अलग करके अध्ययन करें, जैसे कि स्लाइड में दी हुई है, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड की। उत्पादन विधि में एक देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जोड़ लिया जाता है, और जो आता है उसे हम प्रोडक्शन मेथड के अनुसार राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इसके लिए हम जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उत्पादन की आर्थिक क्रियाएं हैं, हम उसके आंकड़े लेते हैं और बाजार कीमतों पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। खास तौर से हम इकोनॉमी को विभिन्न प्रोडक्टिव क्षेत्रों में विभाजित कर लेते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन, वनों से प्राप्त लकड़ी, खानों से प्राप्त आय, खनिज पदार्थ, छोटे बड़े उद्योग को उत्पादित पदार्थ, यातायात, संचार, बैंक, बीमा कंपनियां, या जितनी भी टर्सरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों की सेवाएं, इनको हम जोड़ लेते हैं। इसमें हम अंतिम वस्तुओं को ही सम्मिलित करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं व सेवाओं को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन संगणना विधि या प्रोडक्शन मेथड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें केवल एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य ही लेते हैं। इसको हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेथड भी बोलते हैं। इसे हम कभी कभी नेशनल इनकम बाय इंडस्ट्रियल ओरिजिन भी बोलते हैं। इसको हम विशेष तौर से उत्पादित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो उपभोक्ता वस्तुएं व सेवाएं, उनको जोड़ लेते हैं, चाहे वो वस्तुएं आपकी, ये इसमें देखिएगा वैल्यू आउटपुट एस्टिमेटेड किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनको हम घटा देते हैं। ये नेट वैल्यू एडेड, जैसे कि मैं बता रहा था प्रोडक्शन मेथड में ही वैल्यू एडेड मेथड भी हम इस्तेमाल करते हैं। खास तौर से जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उत्पादन का मूल्य में से हम उस उत्पादन में इंटरमीडिएट गुड्स, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं उत्पादन के लिए, उसको निकाल देते हैं। इसी तरह से कितना नेट वैल्यू एडेड हुआ, अर्थात ग्रोस वैल्यू एडेड में से हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमारा नेट वैल्यू एडेड आ जाता है। ये कुछ लिमिटेशंस हैं प्रोडक्शन मेथड की, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। वैसे इसकी कठिनाई हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या रहती है।
क्योंकि हम अंतर नहीं कर पाते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं में। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, गेहूं गेहूं फार्मर्स के लिए अंतिम वस्तु है, लेकिन जब गेहूं फ्लोर मिल्स में जाता है तो वह मध्यवर्ती वस्तु होती है, और आटा वहां पर फाइनल गुड्स है। यदि उसी आटे को हम ब्रेड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें तो आटा इंटरमीडिएट गुड्स है, और वहां पर ब्रेड, जो डबल रोटी बनती है, ब्रेड बनती है, वो फाइनल गुड्स है। यदि उसको हम रेस्टोरेंट्स या होटल इंडस्ट्री में देखें तो क्योंकि ब्रेड से विभिन्न खाने के व्यंजन बनाए जाते हैं, तो वहां पर ब्रेड भी इंटरमीडिएट गुड्स है, और फाइनल गुड्स के रूप में ब्रेड द्वारा निर्मित अन्य वस्तुएं आती हैं। नॉट एप्लीकेबल टू टर्सरी सेक्टर। जब हम इस मेथड को टर्सरी सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, दिस मेथड योर यूजफुल आउटपुट कैन बी मेजर्ड इन फिजिकल रिटर्न्स। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम फिजिकली रूप में नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मार्केटेड प्रोडक्ट्स, जो कुछ उत्पादन मार्केट में बिकने के लिए नहीं आता है, वहां पर प्रॉब्लम होती है। सेल्फ कंजप्शन आउटपुट, किसान या प्रोड्यूसर, खास तौर से किसानों की बात करते हैं, जो अनाज उत्पन्न होता है वो मार्केट में बिकने के लिए नहीं आता है, और उसमें से कुछ भाग अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने उपभोग के लिए फार्मर्स रख लेते हैं। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड की जहां तक हम बात करें, इनकम मेथड में यदि हम जीएनपी मापने की बात करें तो मैं जीएनपी के संदर्भ में आपको ये बताऊंगा कि जीएनपी हम कैसे इनकम मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। इसमें यदि ये स्लाइड देखें, इसमें थोड़ा कम दिया हुआ है, मैं सोच रहा हूं कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा बताएं। इनकम मेथड में खास तौर से जो कहते हैं कि जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उसमें मुद्रा के रूप में जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं उसको हम जोड़ लेते हैं, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ लेते हैं। कुछ पेमेंट्स अलग होते हैं, वितरित निगम लाभ हैं, निगम कर हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष कर हैं, इनको हम जोड़ लें तो हमारी इनकम मेथड के द्वारा जीएनपी प्राप्त हो जाती है। इसमें हम क्या क्या चीज़ जोड़ते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मजदूरी और वेतन, श्रमिकों को, प्रबंधकर्ताओं को मजदूरी वेतन मिलती हैं, उसको जोड़ते हैं। रेंट्स, किराए जोड़ते हैं, भूमि है, दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, ऐसी सभी परिसंपत्तियां, उनके किराए जोड़ते हैं, और उनके किराए भी जोड़ते हैं जो, जैसे कि हम स्वयं के मकान में रहते हैं उसका हम आरोपित किराया, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट, उसकी हम जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार से ब्याज है, देश के व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कोई जैसे उद्यमी है, उसने अपनी पूंजी लगाई हुई है तो वह स्वयं को उधार, किसी को उधार नहीं देता, अपने आप ही वो ब्याज प्राप्त होता है उसको, तो हम उसकी अनुमानित ब्याज जो है उसको जोड़ लेते हैं। लेकिन सरकारी कर्जों से प्राप्त ब्याज जो है इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको हम हस्तांतरण आय, ट्रांसफर पेमेंट्स मानते हैं। लाभांश, डिविडेंड्स जीएनपी में सम्मिलित किए जाते हैं, जो कंपनियों से शेयर होल्डर्स को विभिन्न लाभांश मिलते हैं। इसी प्रकार से अवितरित निगम लाभ, जैसे कि मैंने बताया था, लाभ जो कंपनियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं, बांटे नहीं जाते हैं, वो इनकम मेथड में राष्ट्रीय आय में जोड़े जाते हैं। मिश्रित आय, मिश्रित आय ये होती है जैसे कि मान लो मैं अपने ही घर में एक दुकान खोल लूँ, उसमें भूमि भी मेरी है, भवन भी मेरा है, रेंट भी मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं दुकान पर स्वयं बैठ रहा हूँ, मैंने अपनी ही पूंजी लगाई गई है, तो इससे जो आय प्राप्त होती है, स्वयं रोजगार में लगे व्यक्ति जो होते हैं उससे हम मिश्रित आय कहते हैं। साझेदारी में या स्वयं रोजगार में लगे होते हैं वो भी जीएनपी का, राष्ट्रीय आय का भाग होता है। डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे मैंने बताया, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें सम्मिलित होते हैं। मूल्य ह्रास भी सम्मिलित होते हैं जीएनपी में। तो यदि हम इसको जो कुल प्राप्त होगा उससे माइनस कर देते हैं, मूल्य ह्रास निकाल देते हैं, तो एनएनपी आ जाएगा वो। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात आयात के मूल्य का अंतर होती है, और यह अंतर धनात्मक भी हो सकता है। जब धनात्मक होगा तो जीएनपी में जमा कर लिया जाएगा, और यदि ऋणात्मक होगा तो ये जीएनपी में से घटा दिया जाएगा।
तो ये इनकम मेथड है। इनकम मेथड के जो मैंने बहुत सारी चीज़ बताई, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। विभिन्न हम इकोनॉमी को बांट लेते हैं। इनकम मेथड जैसे कि ये दे रखा है, जीएनपी इज इक्वल टू वेजेस प्लस सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, नेक्स्ट इनकम, मिश्रित आय, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास जैसा कि मैंने बताया जीएनपी में सम्मिलित होता है, और नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है उसको भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो इन सबको जोड़ने से जो हमें प्राप्त होता है वो जीएनपी प्राप्त होता है। अब यदि हम इसमें से डिप्रिसिएशन घटा दें, ये डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है। और एनएनपी में से भी यदि हम इसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर यदि हम ज्ञात करते हैं, यदि हम इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं तो हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है, और उसे ही हम वास्तव में राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जैसा कि जब हम राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं राष्ट्रीय आय के मापन में। सबसे पहले एक्सक्लूशन ऑफ नॉन मॉनेटरी इनकम। कुछ नॉन मॉनेटरी सेक्शन होते हैं, नॉन ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जिनमें इनकम नहीं जनरेट होती है या वो सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँ कि यदि मेरी सेक्रेटरी या किसी मैनेजर की सेक्रेटरी को मैनेजर 10,000 रुपये पर मंथ देता है और बाद में वो उसी सेक्रेटरी से शादी कर लेता है, तो शादी के बाद वो वही कार्य कर रही है, उत्पादन में उसका उतना ही योगदान है, लेकिन उसकी सेवाएं अब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाएंगी। इसी प्रकार से कोई संगीतकार यदि अपने संगीत के लिए, अपने शौक के लिए या अपनी फैमिली के मनोरंजन के लिए संगीत बजाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो वह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगा। और यदि वह सार्वजनिक रूप से कहीं होटल में, रेस्तरां में या वैसे कब बजाता है जहाँ पर उसको कुछ मॉनेटरी लाभ मिलता है, वह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। जैसा ये एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मार्केट सर्विसेज, माँ की सेवाएं हैं फैमिली में, वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इसे भी हम जीएनपी के संदर्भ में देखें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, इसमें हम राष्ट्रीय उत्पाद के अनुसार, जैसे हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देखा था, हम वर्ष भर में वस्तुओं या सेवाओं पर जो कुल व्यय किए जाते हैं उनको जोड़ लेते हैं, और इसमें खास तौर से जो ये मद दी हुई हैं पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये जोड़े जाते हैं। इनके बारे में यदि बात करें हम तो निजी उपभोग व्यय जोड़ा जाता है, लोगों द्वारा व्यक्तिगत उपभोग जो किए जाते हैं, चाहे वो टिकाऊ वस्तु हो चाहे वो गैर टिकाऊ वस्तुएं हों। सकल नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, शुद्ध घरेलू इन्वेस्टमेंट, निवेश जो होते हैं, सकल घरेलू निवेश में से यदि हम डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो ये हमारा नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज, जो सरकारी व्यय होता है उस पर हम उसको भी जोड़ते हैं। और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश जो होता है, शुद्ध विदेशी निवेश में अभिप्राय मतलब निर्यात और आयात का अंतर होता है। आयात में कुछ वस्तुएं उत्पादित न होने के कारण राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जा सकती, परंतु निर्यात वस्तुएं देश में ही निर्मित होती हैं, इसलिए निर्यात और आयात वस्तुओं के अंतर मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ऋणात्मक होगी तो जीएनपी कम हो जाएगी और धनात्मक होगी तो जीएनपी बढ़ जाएगी। ये कुछ लिमिटेशंस हैं। बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय पद्धति है। ऑन कंजप्शन को हम जो है इग्नोर कर देते हैं। अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, हो सकता है कि हमारा उत्पादन में वृद्धि ना हुई हो, उपभोग व्यय में नहीं वृद्धि, वैसे कोई वृद्धि हुई हो, लेकिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से उपभोग व्यय बढ़ गया हो इन्फ्लेशन के कारण, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। ये वैल्यू एडेड मेथड जिसकी हम बात कर रहे थे, वैल्यू एडेड मेथड में इसको हम मूल्य बढ़ाओ विधि कहते हैं। इसके द्वारा यदि हम जीएनपी को ज्ञात करते हैं, जैसे कि इसमें दिया है जीएनपी कैन फाउंड आउट
कैसे कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें हम चालू कीमतों पर एक वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को लिया जाता है। और दोहरी गणना ना हो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो मध्यवर्ती वस्तु है, अंतिम वस्तु हैं, उनका अंतर निकाल दिया जाता है। अब उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर, जो विभिन्न स्तर होते हैं उत्पादन के, उस पर हम अंतिम वस्तु देखते हैं और अंतिम वस्तु के उत्पादन में जो मध्यवर्ती वस्तु इस्तेमाल की गई हैं उसको माइनस करते चल जाते हैं। इसमें भी अर्थव्यवस्था को हम विभिन्न सेक्टर में बांट सकते हैं, जैसे कृषि है, विनिर्माण है या अन्य क्षेत्र है। कृषि में कुल निर्गत या उत्पादन कितने का हुआ, मध्यवर्ती वस्तु कितनी थी, माइनस कर लेंगे, उसमें से हमारा मूल्य बढ़ा हुआ आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा। इसी प्रकार से विनिर्माण क्षेत्र में, इसी प्रकार से टर्शरी सेक्टर में जो सेवा क्षेत्र है उसमें भी हम वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा उनको सभी जो विभिन्न क्षेत्रों से उसको हम कुल बढ़ाव अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद मूल्य के बराबर होता है और उसको हम जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ने के बाद में जो आता है वो मूल्य बढ़ाव के द्वारा हमारा राष्ट्रीय आय जीएनपी हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड जैसे बताया था बिल्कुल सेम है, उसी की तरह है। अंतिम वस्तुएं व सेवाएं लेते हैं, इसीलिए हम इसको वैल्यू एडेड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम यदि बात करें डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयां हैं उनकी यदि हम बात करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्र की डेफिनेशन में ही दिक्कत आती है। राष्ट्र की डेफिनेशन में कुछ अपनी राष्ट्र की प्रत्येक सीमाएं होती है, राजनीतिक होती है, परंतु राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की सीमाओं के बाहर विदेशों से प्राप्त या विदेशों में जो हमारे देशवासी हैं कमाई करना है उनको भी सम्मिलित किया होता है। और इस सेवा को, इस जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो मुद्रा में मापी जाती हैं, परंतु बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जिसमें मुद्रा का मूल्यांकन हम नहीं कर पाते हैं। जैसे व्यक्ति अपने शौक के लिए चित्र बनाना, माँ अपने बच्चे का लालन पालन करना। इस प्रकार जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक मैनेजर अपनी सेक्रेटरी से शादी कर लेता है, तो वह राष्ट्रीय आय में कौन सी सम्मिलित की जाए, कौन सी सम्मिलित ना की जाए, इसमें बड़ी ही कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। एक दोहरी गणना, राष्ट्रीय आय की परिगणना करते समय सबसे बड़ी कठिनाई दोहरी गणना की होती है। इसमें एक वस्तु या सेवा कई बार गिनने की आशंका बनी रहती है। ऐसा कभी कई होता है कि आय कई गुना बढ़ जाए, जैसे यदि दोहरी गणना होगी तो आय जो है वो प्रोडक्शन वो अधिक हो सकता है, आय अधिक हो सकती है, या कंजप्शन मेथड के द्वारा यदि हम नेशनल इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आय से कई गुना बढ़ सकती है। और इस कठिनाई से बचने के लिए हमें अंतिम वस्तु ही इसमें सम्मिलित करनी चाहिए। इसी प्रकार से अवैध क्रियाएं हैं, इलीगल एक्टिविटीज से, अवैध क्रियाओं से प्राप्त राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती, जैसे कि जुआ है, चोरी से बनाई गई शराब की आय है। ऐसी वस्तुओं व सेवाओं को हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं और वो उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करती है, लेकिन हम ऐसी जो अवैध क्रियाओं से प्राप्त है उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स राष्ट्रीय आय में अंतरण भुगतानों को सम्मिलित नहीं करते हैं, जैसे पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज है। इनसे इनकम तो जनरेट होती है, लेकिन क्योंकि उस इनकम से राष्ट्रीय उत्पादन में या किसी देश के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण इसको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। कीमत परिवर्तन, राष्ट्रीय यदि हम, जैसा कि अभी अब हमने एक्सपेंडिचर मेथड की हम बात कर रहे थे और इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, मुद्रास्फीति की बात कर रहे थे, कीमत परिवर्तन के कारण भी हमारे जो है वो राष्ट्रीय आय कई गुना बड़ी हो सकती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम मुद्रा को स्थिर नहीं रख पाते हैं, मुद्रा के मानदंड जो है राष्ट्रीय आय के मानदंड मुद्रा को स्थिर रख पाते हैं। और जब कम कीमत स्तर बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाती है, चाहे राष्ट्रीय उत्पादन कम हुआ हो, क्योंकि हम वर्तमान कीमतों पर, जो चालू कीमतों हैं, उस पर जीएनपी की गणना करते हैं। इसके लिए हमें जो वास्तविक आय है किसी आधार वर्ष के सूचकांक के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जिसके कारण, या जीएनपी की गणना करते हैं, जिससे कि इस कठिनाई से जो है हम निजात पा सकते हैं। वास्तविक आय
वास्तविक आय वही है कि राष्ट्रीय आय की परिगणना वास्तविक आय न्यून आगणन करती है। यदि उत्पादन को यदि हम अवकाश त्याग सम्मिलित करते हैं, दो व्यक्तियों अर्जित की गई आय समान हो सकती है, लेकिन पहले व्यक्ति ने हो सकता है दूसरे की अपेक्षा अधिक मेहनत की हो, अधिक घंटे काम किया हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी वास्तविक आय दोनों की बराबर हो। तो कुछ सार्वजनिक सेवाएं हैं, राष्ट्रीय आय की परिगणना में सार्वजनिक सेवाएं भी ली जाती हैं, जिनका ठीक ठीक से हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे पुलिस और सैनिक सेवाओं का आकलन कैसे किया जाए। युद्ध के दिनों में तो सेना क्रियाशील रहती है, और जब शांति काल रहता है तो छावनियों में विश्राम करती है, या कुछ हमारी सीमाओं पर प्रहरी की तरह 24 घंटे लगे रहते हैं। कुछ सिटी में जो छावनियाँ होती हैं उनमें रहते हैं, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो कौन सी मतलब गणना करनी चाहिए कि योगदान के हिसाब से लगाना बड़ी मुश्किल समस्या होती है। माल सूचियों में परिवर्तन है, मूल्य ह्रास है, जैसे कि इसमें दे रखा नॉन मोटराइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, वो अपना हिसाब किताब इनकम का नहीं रखते हैं, ना एक्सपेंडिचर का वो हिसाब किताब रखते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स, पार्ट टाइम एक्टिविटीज से हम कई प्रकार से अपना जो आय प्राप्त करते हैं उसका हिसाब लगाना नेशनल इनकम में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत से उसमें गुड्स और सर्विस को इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स, जैसे कि मैंने अभी आटा, ब्रेड, गेहूं का एग्जाम्पल लिया। इनएडिक्वेट डाटा, लैक ऑफ एडिक्वेट डाटा, रिलायबल डाटा हमें नहीं मिल पाते हैं, और वो बड़ी हर्डल का काम करती है नेशनल इनकम के मेजरमेंट में, खास तौर से जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके उसमें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं राष्ट्रीय आय के विश्लेषण का महत्व, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो है कि राष्ट्रीय नीतियों में राष्ट्रीय आय की गणना का बड़ा महत्व है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े से राष्ट्रीय नीतियां जो बनती हैं उनका वो आधार होते हैं, बेस होते हैं। जैसे रोजगार संबंधी नीति हमें बनानी है, क्योंकि इससे बात का पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन कितना है, निवेश, बचत आदि की क्या एक देश में स्थिति है। उसके द्वारा हम अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक नियोजन में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आई। आर्थिक प्लानिंग में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आंकड़ों का जो है बहुत महत्व होता है। इसमें राष्ट्रीय आय के आय जो आंकड़े हैं वो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग में, क्योंकि हमें कुल आय, उत्पाद, बचत, उपभोग, विनियोग, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के हमें जो प्राप्त होते हैं राष्ट्रीय आय के, उनसे हम अल्पकालीन मॉडल, आर्थिक विकास के अल्पकालीन मॉडल और दीर्घकालीन मॉडल बनाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। रिसर्च में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का, रिसर्च में जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो भी वो भी उसमें यूज करते हैं। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय का आधार, राष्ट्रीय आय के आंकड़े से ही हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। राष्ट्रीय आय में यदि हम उसी वर्ष की जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो राष्ट्र इसके अधिक होने पर आजकल जो आर्थिक कल्याण की बात चल रही है, और हम आर्थिक कल्याण को सीधे सीधे प्रति व्यक्ति आय से जोड़ते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो आर्थिक कल्याण अधिक होगा, और यदि प्रति व्यक्ति आय कम है तो आर्थिक कल्याण कम होगा। वितरण को यदि हम सुधारते हैं, आय वितरण में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों से हमें वितरण की स्थिति किस प्रकार की है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, उसका पता चलता है। और जो आय और धन की असमानताएं हैं या उसको हम पूरा कर सकते हैं। मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ आंकड़ों से श्रमिकों की आय में असमानता के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से प्रादेशिक वितरण में कितनी असमानता है, एक क्षेत्र में कैसी स्थिति है, दूसरी क्षेत्र की तुलना करें हम, तो उसको भी जो प्रादेशिक असंतुलन है उसको दूर करने की कोशिश भी की जाती है। ये वही चीज़ें दी हुई हैं सब, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो, रिसर्च स्कॉलर की बात हो, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, इनक्वालिटी जो होती हैं, चाहे वो पूरे देश की बात करें, हम गरीबी की और अमीरों की बात करें हैं, या प्रादेशिक असमानता की बात करें, ये मैथमेटिकल समेशन है कुछ
जो कि हम पहले पढ़ाए हैं, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से यदि हम डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास घटा देते हैं तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हम यदि घटा देते हैं तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाती है, सकल घरेलू आय। इसी प्रकार जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसमें जो चीज़ दिखाई नहीं गई है, हम सब्सिडी भी जोड़ते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों चीज़ सम्मिलित हुई हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडी का अंतर है वो उसे बोलते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यदि एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से हम नेट इनकम फ्रॉम जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है उसको घटा देते हैं तो हमारी एनडीपी आ जाती है। और एनडीपी शुद्ध घरेलू आय फैक्टर पोस्ट पर यदि निकालनी हो तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से यदि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का क्या अंतर है, शुद्ध अंतर है, उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। यदि सब्सिडी अधिक होगी तो ये प्लस हो जाएगा और यदि इनडायरेक्ट अधिक होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वो हमारा एनडीपी एट फैक्टर पोस्ट आता है। इसी प्रकार जीडीपी एट फैक्टर पोस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एनडीपी निकल जाती है। इसमें मैं जो बात कर रहा था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होती है वही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये जीडीपी मार्केट प्राइस में दी हुई है, ये इसी प्रकार से ये है। और इसमें सभी जो धारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं राष्ट्रीय आय के, वो हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और यदि आपकी इसमें से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मुझे फ़ोन अवश्य कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ़ोन करूँगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको लिख के एक बार भेज दीजिएगा, मैं आपको फ़ोन करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई कॉन्सेप्ट्स है या मेजरमेंट का मेथड है या मेजरमेंट की कठिनाइयाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी हम पुनः उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू अगेन। और डियर स्टूडेंट्स, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी मस्ती भी कर रहे होंगे। ऐसा समय चल रहा है कि इस कोविड-19 या कोरोना महामारी में हम ज़्यादा मिल नहीं सकते हैं, रूबरू जो हमारी क्लासेज होती हैं उन्हें क्लास नहीं ले सकते हैं। आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, भीड़ में जाएं तो मास्क अवश्य बांधें, हाथ साबुन से बार बार धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि हम जल्दी ही मिलेंगे, इस कोरोना को हराकर पुनः क्लास में मिलेंगे, एक साथ हंसेंगे, एक साथ बोलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।